हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कूल स्कूल में। तो कैसे आप लोग? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि बायोलॉजी का असाइनमेंट करवा दीजिए, तो आज हम करेंगे बायोलॉजी का असाइनमेंट। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर है बीजांड की संरचना। आपको दिख रही होगी, ये आपके सामने एक नीट एंड क्लीन स्केच है बीजांड का। तो बीजांड की संरचना में आपको दिख रही होगी एक छोटी गोल संरचना है जिसके निम्नलिखित भाग है। पहला बीजांड वृत्त, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्यूनिकल। बीजांड आमाशय की दीवार से एक वृत्त द्वारा जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड काय, बीजांड का अधिकांश भाग पैरेन्काइमा कोशिका द्वारा बना होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। इस भाग में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है। नाभिका, बीजांड की वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हिलम कहते हैं। अध्यावरण, प्रत्येक बीजांड एक द्विस्तरीय आवरण एंजियोस्पर्म द्वारा एक स्तरीय आवरण जिम्नोस्पर्म द्वारा ढका रहता है, उसे अध्यावरण कहते हैं। बीजांड द्वार माइक्रोफाइल, बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण द्वारा ढका नहीं रहता उसे बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल कहते हैं। निभाग चैलजा, बीजांड काय का आधारीय भाग जहां से अध्यावरण निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं। भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसैक, बीजांड काय में एक थैले के समान संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। यह 8 केंद्रीय होता है। बीजांड द्वार की ओर 3 केंद्रकों से 3 अंड उपकरण कोशिकाएं मध्य से 2 केंद्र को मिलाने के पश्चात एक ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्र या निभाग की ओर 3 केंद्रक से 3 प्रतिमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल्स बनती है। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में वो सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी बताई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन क्या है? त्रिसंलयन में शामिल न्यूक्लियाई का नाम बताइए। दोहरा निषेचन वह निषेचन है जिसमें नर युग्मक अर्थात नर युग्मक मेल गैमेट 2 बार संलयित होते हैं। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक में पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है, वह दूसरी बार दूसरे नर युग्मक द्वारा ध्रुवीय केंद्रक यानी कि सेंट्रल न्यूक्लियस में निषेचित होता है तथा इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आवृत्त बीजी बीजांड का यह व्यवहार द्विनिषेचन कहलाता है। तो जैसा हमें पता है कि आवृत्त बीजी बीजांड में 2 गैमेट होते हैं और वो 2 गैमेट अलग अलग जगह जाके निषेचित होते हैं, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई जिसमें n गुण धर्म होता है प्लस सेकंड पोलर न्यूक्लियाई जिसमें n गुण धर्म होता है। दोनों आपस में मिलते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसमें 2n गुण धर्म होता है। तो हमारा दूसरा पार्ट त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। द्वितीय केंद्रक एक त्रिगुणित संरचना होती है जो 3
अगुणित केंद्रकों के संलयन से बनती है। ऐसे संलयों को त्रिक संलयन कहते हैं। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजित करता है और दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक यानी कि 2n से संयोजित करता है। द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संयोजित से केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। इसीलिए इस घटना को त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है। तो इसका फॉर्मूला होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस सेकेंडरी मेल गैमेट इक्वल टू एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2n गुणधर्म होता है तथा सेकेंडरी मेल गैमेट में n गुणधर्म होता है। ये दोनों आपस में मिलके 3n गुणधर्म बनाते हैं जो कि एंड्रोस्पर्म होता है, जिसे भ्रूणपोष भी कहते हैं। इसका नाम भ्रूणपोष इसीलिए पड़ा क्योंकि जो युग्मनज बनता है उसकी पूरी पोषण इसी भ्रूणपोष के द्वारा होती है। तो मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव क्या है? इसे कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं? निम्नलिखित के एक एक कार्य लिखिए। वृषण और दूसरा अंडाशय। प्रसव का अर्थ होता है जनन या संतान को जन्म देना। मानव में संगर्भता की अवधि लगभग 9 माह की होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फीमेल है उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। अलग अलग जीवों की गर्भावधि अलग अलग होती है। मानव में अंतिम ऋतुस्राव के पहले दिन से 40 सप्ताह यानी कि 280 दिन, जो कि 9 माह के बराबर होता है, इसमें गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। गर्भावस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चों का जन्म बिना किसी अवरोध में होना ही सामान्यतः प्रसव या सरल जन्म कहलाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर पूर्ण विकसित फीटस गर्भाशय की पेशियों में संकुचन के कारण पैदा हुए दबाव से प्रभावित होकर गर्भाशय से बाहर आ जाता है, परंतु इस समय भी यह गर्भाशय के नाभि नाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ा होता है, जिसे धागे द्वारा बच्चे की ओर बांधकर रोगाणु मुक्त ब्लेड से काटकर शिशु को स्वतंत्र किया जाता है। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित हैं। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा कार्टिसोल, चौथा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन तब काम करता है जब बच्चा गर्भाशय से बाहर निकल रहा होता है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है, जिससे ये बच्चे को बाहर निकलने में आसानी होती है तथा मां को भी दर्द नहीं होता। वृषण यानी कि टेस्टिकस और टेस्टिस, यह सभी पशुओं तथा मानव में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण तथा सेक्स हार्मोन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में होता है जिसे अंडकोश कहा जाता है। अंडाशय, यह मानव में पाई जाने वाली स्त्री जनन ग्रंथि है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडे का निर्माण करना होता है तथा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण अंडाशय में ही होता है। यह हार्मोन महिला लक्षण जैसे स्तनों का विकास, शरीर की बनावट, मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। फ्रेंड्स,
आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए मैं ये सारे जो असाइनमेंट्स है उनको लिख के किस तरीके से आपको इसको स्कूल में प्रेजेंट करना है, उस तरीके से मैंने उसको पूरी तरीके से लिख के आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैं चाहता तो इसको मैं टाइप करके भी अपलोड कर सकता था, पर उससे आपको ये पता नहीं चलता कि इसे लिखना कैसे है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है अपने रिस्पेक्टिव को। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बच्चों प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, इस वीडियोस को सारे दोस्तों तक फैलाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन क्या है? इसमें सम्मिलित हार्मोन्स कौन से हैं? सचित्र इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन वृक्षण की शुक्राणु जनन नलिका की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती है। इस क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन में भाग लेती है उसे प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला, स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी जर्म सेल अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। गुणन प्रवस्था मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, जनन कोशिकाओं का विभाजन स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। दूसरा चरण वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया भोजन संचित करके फूल जाती है, इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। तीसरा चरण परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरिटी फेज। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनती है, जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं। अगला चरण स्पर्मेटिड का कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। इस प्रक्रिया में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पहले द्विगुणित गुणधर्म वाले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो माइटोसिस की प्रक्रिया से 2n और 2n में विभाजित हो जाती है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपस में फिर से मियोसिस की प्रक्रिया, इस बार अर्धसूत्री गुणधर्म की प्रक्रिया अपनाते हैं और 1n और 1n विभाजित हो जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि मियोसिस द्वारा फिर से 2 भाग में विभाजित होते हैं, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये 2 बार होता है। इससे 4 अलग अलग तरीके के स्पर्मेटिड बनते हैं, जिनका बाद में कायांतरण होता है, जिसे हम मेटामॉर्फिस कहते हैं। इस तरीके से 4 अलग अलग स्पर्म्स बनते हैं। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन, परागकण का बाह्य चोल व अंतःचोल किससे बनी हुई है? एक परागकण का चित्र बनाकर उसमें निम्न भाग दर्शाइए। पहला बाह्य चोल, दूसरा अंतःचोल, तीसरा कायिक कोशिका और चौथा जनन कोशिका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको अभी एक चित्र दिख रहा है जो परागकण का है। इसमें आपको बाह्य चोल, अंतःचोल, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दिख रहा होगा।
आपको ये ही डायग्राम प्रोजेक्ट पेपर में बनाने हैं। परागकण की बाह्य चोल एवं अंतःचोल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का नाम है बाह्य चोल क्यूटिन, अंतःचोल सेल्यूलोज। बाह्य चोल यानी कि एक्साइन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका निकलती है। अंतःचोल, परागकण के अंतःचोल यानी कि इंटाइन के मध्य केंद्रक पाया जाता है। परागकण परागकोश से निकलने से पूर्व इसका केंद्रक विभाजित होकर एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक बनता है। कायिक कोशिका, अंतःचोल में उपस्थित बड़े वाले केंद्रक कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल का निर्माण करते हैं। जनन कोशिका, अंतःकोल में उपस्थित छोटे वाले केंद्रक जनन कोशिका यानी कि जर्मिनल सेल का निर्माण करते हैं। दोनों केंद्रकों की उपस्थिति में परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। जब यह पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब पराग नलिका के अंदर जो जनन केंद्रक होता है वह बढ़ जाता है और बढ़कर दो केंद्रक बना लेता है। इन दोनों को नर युग्मक कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि परागकण के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कम से कम अपने 2 दोस्तों को तो शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ और आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। बाय।